एसएमई से मतलब क्या हुआ कि जो डेफिनिशन है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में कि 250 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर और 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तब वो एमएसएमई में आती हैं। तो क्या जो आपका जो एक्सचेंज है ये, इसमें भी केवल उन्हीं कंपनी का पब्लिक इशू आ सकता है जो ये दोनों कंडीशन पूरी करते हों? ये जो नियम था ये 2010 में ही आ गया था, और ये जो एमएसएमई एक्ट है ये जाके 2020 में जो है इसको चेंज किया गया। तो जो एसएमई प्लेटफॉर्म के नियम थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, और इसके नियम जो हमने बना के रखे हैं उसमें हम जो है 250 करोड़ या 250 करोड़ का जो टर्नओवर है या 50 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हमारे अनुसार एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग के जो रूल्स है, जो क्राइटेरिया है, वो निम्नलिखित हैं, फॉलोइंग है। हम ये कहते हैं कि आपकी पेडअप कैपिटल जो होनी चाहिए, पोस्ट इशू पेडअप कैपिटल जो होनी चाहिए, वो 25 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट इशू पेडअप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे हैं तो आप एसएमई के डेफिनेशन में आते हैं। उसके अलावा 3-4 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने इसमें डाली है। उसमें ये कहा है हमने कि आपकी कंपनी जो है मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। अब 3 साल पुरानी मतलब अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी चलेगा, पार्टनरशिप है तो भी चलेगा, एलएलपी भी है या प्राइवेट है या पब्लिक है, किसी भी फॉर्म में है, 3 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरी की कंपनी की नेट टेंजिबल एसेट जो है वो मिनिमम जो है 1.5 करोड़ होनी चाहिए। और तीसरा जो है उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथा, कंपनी कम से कम 1 साल प्रॉफिट दिखा रही हो पिछले विगत 3 सालों में। तो अगर ये आप 4-5 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा सकते हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लैंड प्लांट बिल्डिंग में 100 करोड़ की भी है, लेकिन पेडअप कैपिटल अगर 25 करोड़ के नीचे है तो आपकी कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। अगर आप ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपकी कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा जो है हमने कंप्लाइंसेस, देखिए मैं 40-42 हज़ार कंपनियों से मिला। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत अभाव है। लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। फियर की बात कही गई। मेरे ख्याल से एक फियर अगर आपने त्याग दिया तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं उसको दिमाग से हटा दीजिए। और जो फियर है वो है कंप्लाइंसेस का, कि अगर हमने लिस्टिंग कर लिया तो बहुत कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। हमने वो कंप्लाइंसेस को भी एसएमई प्लेटफॉर्म पे काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, क्योंकि हमें पता था कि एसएमई प्रमोटर्स की उतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं है कि वो कंप्लाइंसेस कर सकें। तो हमने ये कहा है कि आप पोस्ट लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग के बाद आप हर 6 मंथ्स पे, एवरी 6 मंथ्स आप जो है अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट, नहीं चाहिए हमको, अनऑडिटेड बैलेंस शीट विद लिमिटेड रिव्यू आप स्टॉक एक्सचेंज को जमा कीजिए। और एनुअली जो है आप ऑडिटेड बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज को जमा कीजिए। इसके अलावा जो है एक कंपनी सेक्रेटरी को आपको पेरोल पे रखना पड़ता है, और दूसरा एक आपको बोर्ड की स्थापना करनी पड़ती है, जिसमें 50% आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। तो अगर ये पोस्ट लिस्टिंग कंप्लाइंसेस आप कर लेते हैं तो आप अपनी कंपनी को सुचारू रूप से एसएमई प्लेटफॉर्म पे कंप्लाइंस करते हुए लिस्टिंग करा सकते हैं। तो बस इतनी सारी गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस को फुलफिल अगर आप करते हैं तो आपको एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करने में कोई तकलीफ नहीं। एक अजय जी, एक ये डर रहता है एमएसएमई में, उनको लगता है कि अभी तो जो चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, ओपीसी हो, या फिर वो लिमिटेड कंपनी अगर क्लोजली हेल्ड है, तो उनको लगता है कि यार ये तो सब हमारे घर की कंपनी है, हमको सारे डिसीजन लेने हैं, बाहर का कोई आदमी इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। उनको एक ही डर रहता है कि अगर हम अपनी कंपनी की लिस्टिंग करा लेंगे तो हमारी कंपनी कोई लेके चला जाएगा, राइट? बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ जाएंगे, वो हमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी जिसको हमने बनाया 50-100 करोड़ की टर्नओवर पर लेकर गए, उसको कोई और लेकर चलता बने। इस डर को आप कैसे समझते हैं, और इससे हम क्या आप एडवाइस करेंगे हमें कि ताकि ये जो डर है वो हमारे मन से निकल जाए? देखिए, अगर आपको बड़ा बनना है, डर पैदा होता है जब आप ट्रांसपेरेंट अपने आप को नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरह की डर आपको पैदा होता है। जब आप पब्लिक से फंड लेते हैं तो पब्लिक को आपके बारे में पता कैसे चलेगा? हम स्टॉक एक्सचेंज में हर हमेशा कहते हैं, ये मेरा पर्सनल, हर हमेशा जब भी मैं स्पीच देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट की ट्रेडिंग होती है।
और ट्रस्ट तभी आता है जब आप वेल कंप्लाइंट रहते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करते हो, आप जो है आपकी क्रेडिबिलिटी तब बढ़ती है। आपको एक बनिया बन के रहना है तो फिर तो कोई इशू नहीं, फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न रहो, 50 करोड़ 75 करोड़ का टर्नओवर लेके रखो। डिसरप्शंस तो मार्केट में है ही, विगत 10 सालों 15 साल में जितना डिसरप्शन हमने देखा है उतना कहीं नहीं देखा है। हो सकता है, और उससे भी 500 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने लिख के रख दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब डायनासोर जीवित नहीं रहा तो आप और हम कैसे जीवित रह सकते हैं? तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। फिट रहने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। जितनी भी तरह के फंड्स हैं उसको आप कैसे लिवरेज करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बड़ा होने की तमन्ना नहीं है, आपको अपने बिजनेस को और बड़ा करने की तमन्ना नहीं है, तब तक तो वो सोच ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो 200 500 5000 करोड़ की कंपनी बनना, तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को आपकी अपनी कंपनी में लाना पड़ेगा। और एक चीज़ आप हर हमेशा ध्यान रखिए, इस देश, इस विश्व की, देश की नहीं बता रहा हूँ मैं, इस विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, और आप सुबह से रात तक जो 90% ऑफ द प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, वो ऐसी कंपनियों के यूज़ करते हो जो लिस्टेड है, और लिस्टिंग से ही वो बड़ी बनी है। अगर इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट चाहिए तो भी लिस्टिंग करना है, अगर इन्वेस्टर्स को चर्न करना है पोर्टफोलियो तो भी लिस्टिंग करना है, और ट्रेडिंग भी होते रहना है। तो मेरे ख्याल से इसलिए अगर आपको ग्रोथ पाथ पे जाना है तो मेरे ख्याल से जो भी कंप्लाइंसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, और जो जो आपको फाइनेंसेस को अच्छे तरह से यूज करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है वो करना है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है हम चल रहे हैं, हो रहा है, जा रहा है, बनिया की तरह हम काम कर रहे हैं, शॉपकीपर की तरह काम कर रहे हैं, तब तक वो सोच सही है। लेकिन बड़ा होना है तो इन चीज़ों को अपनी कंपनी में आपको लाना पड़ेगा। तो चॉइस पूरी तरह से हमारी है। कई बार हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम इतनी टर्नओवर से ज़्यादा क्यों नहीं दिखाते या क्यों नहीं करना चाहते? कि जी हम टैक्स ऑडिट में आ जाएंगे, हमारा जो एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे। ये भी सोच ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं एक दुकान खोलें, उसमें अपना मज़े से टर्नओवर करें, परिवार के साथ खुश रहें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सोच आपको अपनी बनानी है कि किस लेवल पे, किस राह पे चलना चाहते हैं। तो अजय जी, अगर मैं ये जो सारे क्राइटेरिया हैं ये पूरा कर लूं और मेरे मन में एक दिन विचार आ जाए कि चलो यार अब मार्केट की तरफ चलते हैं, ज़रा पब्लिक इशू लेके आते हैं, अजय जी की शागिर्दगी में जाते हैं, ज़रा अपने बिजनेस को बड़ा बनाते हैं, तो मुझे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा? देखिए, पहला कदम या तो आप मर्चेंट बैंकर्स, उसके नाम सारे बीएससी के वेबसाइट्स पे हैं, या तो आप उनके पास डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको अप्रोच करने में दिक्कत है तो बीएससी ऑफिशियल्स के नंबर जो हैं बीएससी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, या नहीं तो आप हमको भी अप्रोच कर सकते हैं, या बीएससी में आप मेल लिख सकते हैं। बीएससी के ऑफिशियल जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको सही लोगों से मिलवाएंगे, और फिर आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप मर्चेंट बैंकर के साथ मैंडेट साइन करते हैं, मर्चेंट बैंकर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन देता है, फिर वो आईपीओ लेके आता है। एसएमई प्लेटफॉर्म में और मेन बोर्ड में एक डिफरेंस है। एसएमई प्लेटफॉर्म में जो कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग 3-4 महीने में हो जाती है, जबकि मेन बोर्ड में लिस्टिंग करीब करीब 1 साल के आसपास का समय लगता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एसएमई कंपनियों का अप्रूवल जो है स्टॉक एक्सचेंज लेवल पे है, जबकि मेन बोर्ड की कंपनियों का जो है वो हाई लेवल जो है सेबी लेवल पे है। तो इसके चलते जो टाइम इफिशियंसी है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है। दूसरी बात है कि मेन बोर्ड की जहाँ तक बात करें तो मेन बोर्ड में अगर पिछले 3 सालों में कंबाइंड प्रॉफिट आपका 45 करोड़ से 45 करोड़ के नीचे है, तो आप सिर्फ क्यूआईबी रूट के थ्रू मेन बोर्ड में लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। दूसरी, एसएमई प्लेटफॉर्म बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। आपकी कम कॉस्ट पे आपकी कंपनी जो है एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाती है, वहाँ पे ट्रेडिंग हो जाता है। दूसरा, हमने ये एसएमई अजय जी, मैं बीच में थोड़ा आपको एक बार रोकना चाहूँगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में भी था। जो आपने कहा था कि मेन बोर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो अगर बीएससी एसएमई में या फिर एनएससी में हम करें, जो एसएमईज के लिए वहाँ पर खर्चा कम है। थोड़ा कुछ रफ आइडिया बता सकते हैं कि एक पब्लिक इशू अगर मैं लाना चाहूँ 20-25 करोड़ का, या कोई भी आप अमाउंट जो ठीक समझे, तो लगभग क्या कॉस्ट आएगी मेरी? देखिए, बीइंग ए रेगुलेटर हम नॉर्मली कॉस्ट के बारे में नहीं कहते हैं, कॉस्ट की बात नहीं करते हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए क्योंकि भैया।
क्योंकि देखिए हर मर्चेंट बैंकर, प्रमोटर और इन्वेस्टर्स, इनका आपस में क्या नाता रिश्ता है वो हम कह नहीं सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मर्चेंट बैंकर या जो दूसरे सिंडिकेट मेंबर होते हैं या अंडर राइटर होते हैं, उनको कंपनी बहुत पसंद आती है और वो पैसे के बदले जो है वो इक्विटी ले लेते हैं ताकि कॉस्ट बर्डन नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, जो एसएमई में हमने आजकल रुझान देखा है वो ये देखा है कि प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स भी आजकल आने लगे हैं। ये प्री आईपीओ इन्वेस्टर आते हैं तो वैसे भी वो उनकी कॉस्ट का ध्यान रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में और जो प्री आईपीओ कॉस्टिंग है, प्री आईपीओ कॉस्टिंग काफ़ी कम है। आपकी जो भी वो कॉस्टिंग बताते हैं वो एक बार फंड आपकी कंपनी में आ जाता है तो ही आपको जो है मर्चेंट बैंकर्स को या अदर जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको आपको देने हैं। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन प्रमोटर के लिए बनता है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी मिनिमल रहते हैं। अच्छा अजय जी, एक बात और, अब मैं चला तो गया, यानी चौबे जी छब्बे जी बनने गए और वो दूबे जी ना रह जाएं, तो यानी मैं गया, मैंने पैसे खर्च कर लिए या इक्विटी दे दी, राइट? और वो अगर क्या कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पब्लिक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वो आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब नहीं हो पाता, तब वो जो उनका पूरा पैसा है, क्योंकि वो तो जो जिन्होंने लगाया था पैसा वो तो वापस करना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी आपने देखी है पिछले इतने विगत वर्षों में? देखिए एसएमई प्लेटफॉर्म में जो गाइडलाइन है वो काफ़ी टफ है। जो हमको एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने में जो तकलीफ आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहाँ पे सारे इशू जो होते हैं वो 100% अंडर रिटेन होते हैं। इसमें अगर इन्वेस्टर ने 25%, 30% या 50 या 60% भी सब्सक्राइब किया, जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना पड़ता है कि वो लेके आए। इसलिए एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो है पब्लिक इशू फेल करने का कोई भी कारण नहीं होता है। तो जो हमने 10-12 साल में जो 800-900 कंपनियां लिस्टेड होते हुए देखी, उसमें मैंने हार्डली 1 या 2 कंपनी किसी कारण से उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो तो कर लिया हो, अदरवाइज हमने कोई फेल होते हुए नहीं देखा है। तो पूरी तरह से रिस्क फ्री है ये। अगर एक बार आप मर्चेंट बैंकर को कन्विंस कर पाए, जो भी अप्रूवल्स आपको लेनी है वो आपने ले ली, तो और पब्लिक इशू एक बार अनाउंस हो गया तो फिर पैसा तो आना ही आना है। सो थैंक यू फ्रेंड। और अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज सुबह से जिस तरह से कोशिश भाग दौड़ कर रहे हैं और फिर भी आपने सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।